दोस्तों, एक सेकंड ईयर रेजिडेंट डॉक्टर 8 अगस्त को 11 बजे हॉस्पिटल से अपने पिता को रोज की तरह फोन करके कहती है कि मैं ठीक हूं और अब अपने राउंड के लिए जा रही हूं। लेकिन आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा उस परिवार को बिल्कुल भी नहीं था। अगला दिन इस परिवार पर कहर बनकर टूटता है जब उनके परिवार के पास फोन जाता है कि उनकी बेटी बहुत बीमार है, और तभी दूसरी तरफ से फोन काट दिया जाता है। जब उनका परिवार उस नंबर पर दोबारा फोन करता है तो कोई रिस्पांस नहीं आता, और कुछ देर के बाद दोबारा से फोन आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। और सबसे बुरा तो तब होता है जब परिवार को उनकी मृत्यु का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया जाता और चीजों को ड्रामेटिक रूप से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। अभी तक कोई भी साफ और स्पष्ट फैसला इस घटना पर देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, हम बात करेंगे कलकत्ता की एक 31 साल की लड़की की जो एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थी। अभी बातों को समझने के लिए हम उनका नाम रखेंगे डॉक्टर बी। दोस्तों, डॉक्टर बी एक काफी सीधे साधे परिवार से थी और कलकत्ता में ही रहती थी। वो एक सेकंड ईयर रेजिडेंट डॉक्टर थी जो डेली अपनी कार से ही हॉस्पिटल आया जाया करती थी, क्योंकि उनका हॉस्पिटल भी कलकत्ता में ही था। 8 अगस्त के दिन भी वो और दिनों की तरह ही एक सामान्य दिन था। डॉक्टर बी अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलती है और अपने डेली रूटीन के काम करती है। तकरीबन रात के 11 बजे अपने पिता के पास फोन करती है और रोज की तरह बताती है कि अब वो राउंड पर जाएंगी और फिर डिनर करके टाइम लगते ही आराम करेंगी। ऐसा माना गया है कि उन्होंने रात के लगभग 2 बजे अपना खाना खाया और फिर थोड़े देर सोने के लिए सेमिनार हॉल में चली गई। सेमिनार हॉल एक ऐसी ही जगह होती है जैसे कि किसी भी स्कूल में कोई एक क्लास हो, जहां पर सीनियर डॉक्टर अपने जूनियर डॉक्टर को किसी भी सब्जेक्ट की क्लास देते हैं या फिर किसी भी नए विषय पर चर्चा करते हैं। वहां पर 2 बेड पड़े थे, वो वहां पर सो जाती है। अगले दिन 9 अगस्त को करीब सुबह 11 बजे डॉक्टर बी के घर पर फोन आता है कि डॉक्टर बी बीमार है, और वो भी उसी हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं जहां पर उनकी बेटी काम करती है। ये बात उस परिवार के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि उनकी अपनी बेटी से पिछली रात को ही बात हुई थी, और अगर उनकी बेटी को कोई बीमारी या ऐसी परेशानी होती तो वो उन्हें जरूर बताती। इन बातों को डॉक्टर बी के माता पिता सोचते हैं कि वो दोबारा से उसी नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन बार बार फोन करने पर भी उनके फोन का कोई भी जवाब उन्हें नहीं मिलता। अब उनकी चिंता बढ़ने लगती है कि दोबारा से उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आती है, और ये कॉल उनके लिए दुखों का पहाड़ लेकर आती है। कॉल उठाने पर उनको बोला जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनने के बाद डॉक्टर बी के पेरेंट्स अपने करीबी आदमियों को लेकर करीब 1 बजे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और उनके साथ इससे भी बुरा तब होता है जब उनको कुछ भी उनकी बेटी के बारे में नहीं बताया जाता। यहां तक कि उन्हें करीब 3 घंटे तक उनकी बेटी की बॉडी भी नहीं दिखाई जाती, और अथॉरिटी बात को घुमाने और दबाने की कोशिश करती है। यहां तक उनके पेरेंट्स को किसी अनहोनी का शक होना शुरू हो चुका था। अब शाम के करीब 4 बजे उनके पिता को परमिशन मिलती है कि वो अपनी बेटी की बॉडी को देख सकते हैं, और उनके पिताजी उन्हें देखने अंदर जाते हैं। डॉक्टर बी को इस हालत में देखना उनके पिता के लिए काफी दुख भरा और डरावना रहा। उनकी बेटी की आंखों में उस चश्मे के शीशे गड़े हुए थे जो वो पहनती थी। उसकी बॉडी ब्लीड कर रही थी और उनकी दोनों टांगे 90 डिग्री एंगल में खुली पड़ी थीं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका पेल्विक गिर्डल टूट चुका है, जो कि हमारे शरीर के सबसे मजबूत हिस्सों में से एक होता है। उनके पिता एक मेडिकल बैकग्राउंड से ना होते हुए भी बॉडी की ये सिचुएशन देखकर ये अंदेशा लगा लेते हैं कि ये ना तो बीमारी से मरी है और ना ही ये सुसाइड का मामला है, बल्कि ये एक रेप है। अब डॉ बी खुद एक मेडिकल स्टूडेंट थी और एक हॉस्पिटल में भी अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, और ये जो वाकया भी हॉस्पिटल में हुआ तो ये बात मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में बहुत तेजी से फैलती है और सब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अपने मेडिकल एक्सपीरियंस से उन्हें पूरा भरोसा हो जाता है कि ये सुसाइड या किसी बीमारी का मामला ना होकर एक रेप केस है। मेडिकल स्टूडेंट्स स्पष्ट रूप से पोस्टमार्टम की मांग करते हैं। का पोस्टमार्टम होता है।
हालांकि उनका पोस्टमार्टम उसी हॉस्पिटल में होता है जहां की ये घटना है, जबकि पोस्टमार्टम दूसरे हॉस्पिटल में होना चाहिए था, जिससे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो सके। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और सब रिपोर्ट देखकर चौंक जाते हैं कि आंखों और वेजाइना के साथ साथ पूरे बॉडी ब्लीड कर रही थी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला पार्ट ये था कि उसकी बॉडी से 151 मिलीग्राम विस्क फ्लूइड मिला, जो कि संभावित रूप से सीमन था। और किसी भी तरह से इतना सीमन एक मेल का नहीं हो सकता और ना ही एक मेल इतना सीमन इजैकुलेट कर सकता है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार पहले रेप हुआ है और फिर मर्डर। 9 अगस्त तक इस घटना के बारे में आसपास के सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को पता लग जाता है और वो प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं बिना अपनी सर्विस को रोके। उनकी सिर्फ 2 ही मांगे थीं कि प्रिंसिपल रिजाइन करें और इस मामले की जांच सीबीआई करे, क्योंकि मामले पर खुले और स्पष्ट रूप से कार्यवाही नहीं हो रही है। लेकिन बदकिस्मती से इस दिन ना तो कोई अथॉरिटी उनको सीरियस लेती है और ना ही पुलिस। और पुलिस का रिएक्शन तो सीधा सीधा बता ही रहा था कि मामले को दबाया जा रहा है। इससे अगले दिन पुलिस की स्टेटमेंट आती है कि उन्होंने इस केस में फर्स्ट एक्यूज्ड को पकड़ लिया है। सीसीटीवी की मदद से घटना वाली रात को एक आदमी जिसका नाम संजय रॉय था देखा गया, जो कि तकरीबन 4 बजे आता है। तो उसके गले में एक ब्लूटूथ होता है और जाते टाइम ब्लूटूथ नहीं होता। पुलिस को एक ब्लूटूथ सेमिनार हॉल में भी मिलता है। जब ब्लूटूथ को एक्यूज्ड के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो वो कनेक्ट भी हो जाता है। इस एक्यूज्ड को पुलिस पकड़कर हाई कोर्ट में पेश करती है और सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही आरोपी अपना गुनाह मान लेता है और अपने लिए फांसी की मांग भी करता है। कोर्ट उसे 14 दिन के रिमांड पर भेज देती है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आगे की डिटेल्स के बारे में और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा और स्पष्ट जानकारी आपको दे सकें।